हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं सारे? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का वन शॉट PYQs लेकर के आए हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, ऑल्दो 2013 से पहले के कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, लेकिन वो वही हैं जो आपकी एनसीईआरटी से बेस्ड हैं। और जो मैंने आपको बताए हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ाते टाइम भी मैंने बताया था कुछ, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। मिल जाएगा मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में। सामान्य सर्दी जुकाम और निमोनिया में यह अंतर है कि, तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, निमोनिया आपका जो होता है ये आपके बैक्टीरिया से होता है, और जुकाम जो है आपका सामान्य सर्दी जुकाम, ये बेटा आपको वायरस से होता है, राइनो वायरसेस से, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो निमोनिया होता है वो आपके फेफड़ों के एल्वियोला यानी कि कूपिकाओं को प्रभावित करता है, जबकि जो बेटा आपका सर्दी जुकाम में ये केवल नाक और ऊपरी जो आपका श्वसन भाग होता है उसको प्रभावित करता है। तो इसमें आ जाएगा, निमोनिया का होना एक वायरस से होता है, तो बेटा ये गलत हो गया, निमोनिया आपका वायरस से नहीं होता है, जीवाणु से होता है। निमोनिया का रोगजनक एल्वियोलस यानी वायु कोशों में संक्रमण करता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम से नाक तथा श्वसन मार्ग प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, नाक की फेफड़े, बिल्कुल सही है। निमोनिया एक संचारी रोग है? नहीं, दोनों ही है, ठीक है। जबकि जुकाम एक पोषण अभाव से बिल्कुल नहीं होता है। निमोनिया को एक जीवित क्षीण किए गए बैक्टीरिया वैक्सीन से रोका जा सकता है, जबकि सामान्य सर्दी जुकाम का कोई नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आंसर विल बी 2, ठीक है। चलिए अगला आपका, यकृत का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है बेटा? तो यकृत का सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, जिसमें आपका लिवर जो होता है वो नष्ट होने लग जाता है, ये या तो हेपेटाइटिस में होता है, ठीक है, जो आपका यकृत शोध होता है हेपेटाइटिस, या तो बेटा ऐसा हेपेटाइटिस में होता है, या फिर ऐसा होता है लगातार जो लोग बहुत लंबे समय से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो तंबाकू, कोकेन, अफीम से नहीं होता है, अल्कोहल से होता है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम का गतिशील जाइगोट कहाँ होता है? तो जो मूविंग जाइगोट होता है बेटा प्लाज्मोडियम का, वो कहाँ होता है? तो बेटा सेक्सुअल साइकिल जो होती है इसका, जो लैंगिक क्या बोलते हैं फेज, जो इसका सेक्सुअल फेज होता है वो बेटा कहाँ कंप्लीट होता है? वो बेटा कंप्लीट होता है आपकी मादा एनाफिलिस की आहार नाल में, ठीक है। जबकि इसका अलैंगिक वाला जो फेज होता है, अलैंगिक जनन वाला, वो कहाँ होता है? इसके हमारे यानी कि मानव के अंदर, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें जाइगोट की, तो गतिशील जाइगोट बेटा हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। मादा एनाफिलिस की आहार नाल में पाया जाता है। लार ग्रंथियों में तो बेटा इसकी संक्रामक अवस्था पाई जाती है, जिसको हम स्पोरोजोइड बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 3। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसी एक विकल्प में दो उदाहरणों को उनकी अपनी समान प्रकृति प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा के साथ सही मिलाया गया है। सही देखना है आपको। मुख के भीतर की लार तथा आंखों के अश्रु, भौतिकी अवरोध नहीं बेटा, भौतिकी अवरोध में आपके लार नहीं आएगी। लार आपकी जो आती है फिजियोलॉजिकल अवरोध में आती है, कारिकी अवरोध में आती है, ठीक है, क्योंकि लार में आपका एंजाइम होता है टाइलेन। ये कारिकी अवरोध में ही बेटा आपका HCl आता है, जो कि आपके आमाशय में उपस्थित होता है, ठीक है। तो भौतिक अवरोध में आंखों के अश्रु, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपकी त्वचा और म्यूकस आना चाहिए था, श्लेष्मा, है ना, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, मूत्र जनन मार्ग की उपकला अस्तर का श्लेष्मा श्लेष्मा आवरण तथा आमाशय का HCl, ये कारिकी अवरोध में बेटा, कारिकी अवरोध में आमाशय का HCl तो आएगा, लेकिन ये उपकला अस्तर बेटा ये आपका भौतिकी अवरोध में आएगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ठीक है, आगे कोशिकीय अवरोध में बहुरूप केंद्र की श्वेताणु, श्वेताणु है, भस्वेताणु क्या होता है? श्वेताणु, ठीक है, और मोनोसाइट्स, ठीक है। आपके न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स बेटा ये भक्षण करते हैं ना, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ये कोशिका मतलब कोई भी बाहरी जीव अगर आए तो उसका भक्षण करते हैं, तो ये बेटा आपके कोशिकीय अवरोध में आएंगे, बिल्कुल सही, सेलुलर डिफेंस में। एंटी टिटनस और एंटी सर्प जो भी इंजेक्शन है, सर्प का इंजेक्शन, ये सक्रिय नहीं बेटा, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम बाहर से बने बनाए प्रतिरोधी इनके शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। नेक्स्ट, नीचे दिखाए जा रहे अणुओं ए और बी को पहचानिए और उनके स्रोत एवं उपयोग के विषय में सही विकल्प चुनिए। तो बेटा ये हो गया आपका मॉर्फिन, ये हो गया आपका कैनाबिनॉइड्स। ए है आपका मॉर्फिन, बी है कैनाबिनॉइड्स, तो बी है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। एट्रोपा बेलेडोना से नहीं मिलता है बेटा, ये आपको मिलता है कैनबिस सटाइवा से, ठीक है। मॉर्फिन है आपका ए, बिल्कुल सही है। पेपेवर सोमनिफेरम से मिलता है और दर्द निवारक होता है, बिल्कुल सही है। ए है आपका कोकीन, तो ये तो बेटा आ गया ना आंसर, ए कोकीन नहीं है। एरिथ्रोजाइलम कोका से नहीं। हेरोइन कैनबिस सटाइवा से, तो ये बेटा हेरोइन जो होता है ये आपका कैनबिस सटाइवा से नहीं मिलता है, हेरोइन आपका मॉर्फिन से ही, मतलब स्मैक या हेरोइन जिसको हम बोल देते हैं,
पॉपी प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनिफरम से, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका हो गया आपका सही 2। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आप देख लेना यहाँ पे, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि PYQs भी कर लोगे ना तो काफी हद तक तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही आपको कथन देखना है। तो एंटीबॉडीज प्रोटीन अणु होते हैं, सही बात है, जिनमें प्रत्येक में 4-4 हल्की श्रृंखलाएं होती है। 4 हल्की नहीं होती हैं, 2 हल्की होती हैं, 2 भारी होती हैं, ठीक है, 2 भारी 2 हल्की। तो सही देखना है ना। वृक्करोपण की अस्वीकृति होना टी लसिकाणुओं का कार्य है। किसका? टी। टी होगा यहाँ पे बेटा, हाँ ये तो सही होता है, ठीक है। वाइपर सांप के काटने के उपचार में पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाना जरूरी है। सही बात है। हाँ, नहीं लेकिन वाइपर से तो बेटा काटा वो बचेगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चेचक के रोगजनक के प्रति एंटीबॉडीज का उत्पादन टी लसिकाणुओं में होता है। नहीं बेटा, एंटीबॉडीज हमेशा आपके बी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड। और ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है ना, जो आपका प्रत्यारोपण के बाद ऑर्गन रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? टी लिम्फोसाइट्स की वजह से होता है, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा के तहत। मानव शरीर, लो यही आ गया क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कौन देगा? तो बेटा टी लिम्फोसाइट्स देंगे, अभी मैंने आपको बताया है ना। बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है एंटीबॉडीज का निर्माण, ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, लेकिन किसके कहने पे करते हैं? ये बेटा निर्माण भी आपके टी लिम्फोसाइट्स के कहने पर ही करते हैं, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका 2। नेक्स्ट, एस्कैरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है? ठीक है, एस्कैरिस का संक्रमण किसकी वजह से? तो बेटा एस्केरियासिस जो रोग है ये आपका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर यानी कि संक्रमित भोजन और खाने से होता है, जिसमें अगर एस्कैरिस के अंडे उस भोजन में हैं या उस पानी में हैं, ठीक है, तो उससे बेटा वो आपके शरीर में पहुंचते हैं और आपको एस्केरियासिस या एस्केरिता भी एस्केरिता जिसको हम बोलते हैं करते हैं, ठीक है। तो मच्छर के काटने से एस्केरियासिस नहीं होता है। एस्कैरिस के अंडों के युक्त जल पीने के कारण, बिल्कुल सही बात है, संक्रमित जल हो गया ना। अपूर्ण रूप से पकाए गए सुअर के मांस को खाने के कारण नहीं, सीसी मक्खी द्वारा, बिल्कुल नहीं, ये था स्लीपिंग सिकनेस। आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट बेटा हो गया आपका, वह कौन सा विशेष प्रकार का मादक द्रव्य है जो उस पौधे से प्राप्त होती है जिसकी एक पुष्पित शाखा नीचे दिखाई गई? तो ये बेटा आपका धतूरा दिखाया है, ठीक है, ये क्या है आपका? धतूरा। और धतूरा बेटा कैसा होता है? धतूरा आपका हेलुसिनोजेन होता है। हेलुसिनोजेनिक किसका इफेक्ट होता है? हेलुसिनोजेनिक का क्या मतलब होता है? हेलुसिनोजेनिक का मतलब होता है जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखना, है ना, क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ है, उस टाइम सब जगह हरियाली थी, तो उसको अब हर जगह हरा हरा ही दिखता है क्योंकि उसने आखिरी चीज हरियाली देखी थी। इसी तरीके से हेलुसिनोजेन क्या होता है? हेलुसिनोजेन ये होता है बेटा, मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, उसमें क्या होता है, वो संजय दत्त क्या करता है, बहुत ज्यादा गांधी जी के बारे में पढ़ लेता है ना, तो इतना पढ़ लेता है गांधी जी के बारे में कि उसको हर जगह गांधी जी ही दिखते हैं ना, दैट इज हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, है ना। तो उसमें वो बोलता भी है सर्किट को, जब डॉक्टर बोलता है कि इनको हेलुसिनोजेन है, तो सर्किट बोलता है ये हल्लू हल्लू क्या होता है ना। देखी होगी मूवी, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ती हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी मतलब जो लोग इसका सेवन करते हैं वो जो सोचते हैं उनको अपने आसपास वैसा ही माहौल फील होने लग जाता है, ठीक है। तो धतूरा क्या है आपका? हेलुसिनोजेनिक होता है। अब साधक यानी कि डिप्रेसेंट नहीं होता है, स्टिमुलेटरी नहीं होता है, दर्द निवारक तो आपका मॉर्फिन हो गया, ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, HIV संक्रमण की किस अवस्था पर एड्स के लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं? तो HIV संक्रमण बेटा एक बार आपके शरीर के अंदर HIV पहुंच गया, HIV सबसे पहले आपके मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो आपकी महाभक्षाणु कोशिकाएं हैं जो कि HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है, क्योंकि HIV के अंदर क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, खैर उसके अंदर जो उसका RNA होता है वो RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ मैक्रोफेज में जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उसको RNA से DNA बनाता है। ये DNA बेटा मैक्रोफेजेस के DNA के साथ जाकर के मिल जाते हैं और फिर उस कोशिका का जो कार्य है वो अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो यही मतलब ये महाभक्षाणु क्या करते हैं, एक तरीके से वायरस को वायरस की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि DNA अपने हिसाब से काम कर रहा है और अपने हिसाब से अपने जैसे वायरसेस बनवा रहे हैं। तो ये वायरसेस बेटा आपके बॉडी के अंदर जाकर के जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, सहायक टी कोशिकाएं, उनको जाकर के बेटा ये अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आपके नष्ट करते हैं ना, जैसे जैसे आपके शरीर में हेल्पर टी सेल्स की संख्या कम होती जाती है वैसे वैसे बेटा आपको इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। और HIV ऐसा नहीं है, अगर कोई इंसान HIV पॉजिटिव है तो उसको एड्स होगा, नहीं,
HIV पॉजिटिव और एड्स होना दोनों अलग चीज़ें हैं। HIV पॉजिटिव होने के कम से कम 6 महीने से 10 साल के बीच में आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। किसी किसी को HIV पॉजिटिव होने के बाद 8 साल तक पता ही नहीं लग रहा हमें एड्स है, क्योंकि लक्षण ही नहीं दिख रहे, तो उसने कोई ऐसा टेस्ट भी नहीं कराया। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाने के 15 दिन के भीतर बिल्कुल नहीं। जब संक्रमित रेट्रोवायरस पोषक कोशिका में प्रवेश करता है तब नहीं होता। जब HIV विशाल संख्या में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्षतिग्रस्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब बेटा आपके हेल्पर टी सेल्स काफी मतलब मात्रा में घटने लग जाते हैं, कम हो जाते हैं, तब जाकर के बेटा आपको एड्स के लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। जब उत्क्रमक ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा वायरल DNA उत्पन्न होते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता है? एड्स तो होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है, एनकेफेलाइटिस नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, सिफिलिस होता है। तो एनकेफेलाइटिस बेटा ये STD नहीं है, ये लैंगिक रूप से फैलने या लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका 3। एनकेफेलाइटिस आपकी जो ब्रेन से संबंधित रोग है। ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। एड्स उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये आपके मैक्रोफेजेस पे अटैक करके आपके हेल्पर टी सेल्स को नष्ट करना शुरू करता है ना। तो ल्यूकोसाइट्स को नहीं करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को करता है, थ्रोम्बोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स को नहीं करता है। उत्तर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट हो गया आपका, निम्न में से कौन सा वायरस एक संक्रमित नर के वीर के द्वारा संप्रेषित नहीं होता है? मतलब कौन सा STD नहीं है, सीधी बात यह है कि कौन सा STD नहीं है। तो HIV तो वीर से जा सकता है। ठीक है, इबोला जाएगा, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया बेटा STD नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आ गया आपका, किसी रोग में किस रोग में, ये किसी नहीं होगा, किस रोगों में प्रत्यारोपित वृक्क को अस्वीकार किस कारण किया जाता है? क्या है ये किसी रोगों में क्या होता है? मतलब जो भी है, अगर किसी भी कारण से किसी मनुष्य में प्रत्यारोपित अंग मतलब अंग प्रत्यारोपण हुआ है, तो उसको अस्वीकार किसके कारण किया जा रहा है, ये पूछ रहे हैं ना। तो मैंने आपको पहले बता दिया, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र के कारण है ना। तो आपका सहज नहीं है, ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो कि कौन प्रोवाइड करते हैं? आपके टी लसिकाणु, तो टी लिम्फोसाइट्स है ना। उत्तर हो जाएगा इसका निष्क्रिय नहीं, 3। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा आपका, यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं तो पुष्टि के लिए निम्न में से किस से प्रमाण प्राप्त करेंगे? ठीक है, अगर उसके अंदर प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी है, ठीक है, मतलब प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? हम सीरम ग्लोबुलिन करेंगे बेटा, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन सी तो आपके एंटीबॉडीज होते हैं ना। ठीक है, एंटीबॉडीज के टाइप हैं IgA, IgG, IgM, IgE, IgD है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन सी बेटा आपके एंटीबॉडीज हैं। तो ये हम सीरम में ग्लोबुलिन का टेस्ट करेंगे, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन का नहीं करेंगे बेटा। फाइब्रिनोजन तो क्या होते हैं? आपके थक्का बनाते हैं, रक्त का स्कंदन करवाते हैं। एल्बुमिन का नहीं करेंगे क्योंकि एल्बुमिन आपका ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर उसको मेंटेन करता है। हीमोसाइट का नहीं करेंगे, हम ग्लोबुलिन का टेस्ट करेंगे जो कि सीरम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रतिरक्षियों की कमी है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कमी है, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका, उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कूपिकीय भित्तियों के क्षत हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कूपिका सतही क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है। तो कम किस में होता है बेटा? आपका एम्फाइसीमा, पढ़ा है हमने श्वसन वाले चैप्टर में भी है ना, जो कि बहुत लंबे समय तक स्मोक करने की वजह से होता है। तो अस्थमा तो एलर्जिक डिजीज है, प्लूरिसी नहीं है, वातस्फीति एम्फाइसीमा है ना, वातस्फीति इज एम्फाइसीमा। तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका इसका 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बेटा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा आपका जी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में आपका जी, इसमें एक्चुअली IgG सबसे ज्यादा है, उससे कम है IgM, सॉरी IgA, M, D, और सबसे कम होते हैं आपके IgE। ई बेटा आपके मैंने बताया था एलर्जी जो होती है उसमें ये रोल प्ले करते हैं। ए के बारे में मैंने आपको बताया है, ये कोलेस्ट्रम से मिलते हैं है ना, माँ से बच्चे में। और जी बेटा ये प्लेसेंटल बैरियर को पार करते हैं, यानी कि ये अपरा को पार कर सकते हैं और बच्चे में भ्रूणीय विकास के दौरान जाते हैं। ठीक है, तो ये अपरा को पार करके चले जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1। ठीक है,
अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है, IgG, ठीक है। नेक्स्ट, धूम्रपान से होने वाली क्रोनिक श्वसनीय विकार एम्फाइसीमा, अभी हमने बात की थी। अस्थमा श्वसनीय एसिडोसिस नहीं है, श्वसनीय अल्कलोसिस नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट, अस्थमा मुख्य रूप से उत्पन्न होता है, तो बेटा अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है, फेफड़ों में बैक्टीरिया संक्रमण द्वारा नहीं, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाएं आपकी एलर्जिक रिएक्शन से, इनसे बेटा 3 रसायन निकलते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, उसमें भी पढ़ाया है आपको परिसंचरण वाला अध्याय में, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, आपकी मास्ट कोशिकाओं से 3 केमिकल्स निकलते हैं, आपके हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। तो इसमें हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो होते हैं आपके एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो फेफड़ों में मास्ट कोशिका की एलर्जिक अभिक्रिया के वजह से बेटा आपका अस्थमा होता है, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, उनमें शोथ हो जाता है। श्वास नाल में प्रदाह द्वारा नहीं, फेफड़ों के तरल पदार्थ भर जाने के कारण नहीं, उत्तर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट, उच्च कशेरुकियों में प्रतिरक्षी तंत्र स्वकोशिका एवं पर कोशिका को पहचान सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको पता है कि कौन अपनी कोशिकाएं हैं, कौन पराई कोशिकाएं हैं, है ना। और जैसे ये पराई कोशिका पहचानता है उसको मारता है, ठीक है। लेकिन यदि प्रतिरक्षी तंत्र की यह क्षमता अनुवांशिक विकार के कारण नष्ट हो जाए और स्वकोशिका को नष्ट करने लगे तो क्या होगा। यदि बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भूल जाए कि कौन अपना है कौन पराया है, वो अपने पराये में डिफरेंस करना ही भूल जाए, उसको डिफरेंशिएट ही ना कर पाए, अपनी कोशिकाएं कौन सी है, पराई कोशिकाएं कौन सी है, और वो अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाए, तो उसको हम स्वप्रतिरक्षी विकार बोलते हैं, ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। एलर्जी नहीं है, ग्राफ्ट अस्वीकार नहीं है, स्वप्रतिरक्षी विकार है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट बेटा, एंटीवेनोम के टीके पूर्व निर्मित एंटीबॉडी युक्त होते हैं, ठीक है। एंटीवेनम जो होते हैं बेटा, एंटीवेनम क्या होते हैं, जिसमें जैसे सांप ने काट लिया तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका एंटीवेनम, वेनम मतलब जहर, एंटीवेनम मतलब उसको मारने वाला, ठीक है, उसका ऑपोजिट। तो इसके टीके पूर्व निर्मित एंटीबॉडी युक्त होते हैं, जबकि पोलियो के टीके में उपस्थित होता है। पोलियो के टीके में बेटा क्या होता है, पोलियो के टीके में पोलियो वायरस ही होता है, लेकिन वो वायरस बहुत ही कमजोर रूप में होता है, ठीक है, ताकि वो आपके शरीर में जाए, आपको पोलियो भी ना कर पाए, और आपका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो पहचान जाए तो कोई बाहर वाला है, और बेटा उसके विरोध में वो अपनी एक सेना तैयार कर ले, है ना। तो हम पोलियो का जो बेटा ड्रॉप देते हैं उसमें पोलियो वायरस ही देते हैं, लेकिन बहुत ही कमजोर रूप में, जिसको हम बोलते हैं एटीन्यूएटेड फॉर्म में, ठीक है। तो आपका सक्रिय रोगाणु, अगर सक्रिय रोगाणु देंगे तो सीधे जाके पोलियो ही कर देगा ना। हमें पोलियो नहीं होने देना है, हमें हमारे शरीर का विकास, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का विकास इस तरीके से करना है कि वो इस वायरस को पहचान जाए और अपने एंटीबॉडीज बना करके रख ले, ठीक है। हार्वेस्टेड एंटीबॉडीज नहीं होते, गामा ग्लोबुलिन्स नहीं होते, एटीन्यूएटेड रोगाणु होते हैं। एटीन्यूएटेड मतलब कमजोर रूप में एंटीजन का कमजोर रूप में, बस, ठीक है। जो भी रोगाणु है हम उसको बहुत ही कमजोर रूप में करके आपकी बॉडी में डालते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट, 2 क्रमागत उद्दीपनों के मध्य किसी पेशी में बिना अनुशीलन के साथ स्थायी संकुचन कहलाता है, ठीक है। 2 मतलब किसी भी मसल में अगर लगातार उद्दीपन हो रहा है, बार बार स्टिमुलस हो रहा है, और उसमें रेस्टिंग फेज नहीं आ रहा, वो बार बार मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह रहा है, तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम टिटैनी बोलते हैं, है ना। इठन नहीं है, थकान नहीं है, टिटनेस है, टोनस नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, उत्परिवर्तन के संदर्भ में कैंसर कोशिका के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या गलत है। प्रोटो ऑन्कोजीन में उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को बढ़ा देती है, बिल्कुल सही बात है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है बेटा, ऐसे जीन्स हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में आपकी कोशिका में उपस्थित हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी ना तो सिगरेट छुई है, ना कभी बीड़ी छुई है, उसके बाद भी उनको कैंसर हो जाता है, जो कि बहुत ही हैरानी वाली बात होती है। फिर हम यही कहते हैं ये तो बहुत ही भला आदमी था, इसने तो पूरी जिंदगी कभी दारू शराब को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट बीड़ी नहीं छुई है, इसको कैसे कैंसर हो गया। तो बेटा उसके ना कुछ ऐसे भी बेटा जीन्स हमारी ही कोशिकाओं में उपस्थित हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में है, और किस कारण से वो सक्रिय हो जाते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। और वही बेटा हमारे अंदर कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये भी एक कारण है। वैसे तो कई सारे कारण है कैंसर के, एक कारण ये भी है, कुछ वायरसेस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। तो वो जीन्स बेटा जो आपकी कोशिका में निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित हैं और कभी भी किसी भी कारण से उत्परिवर्तन
मतलब म्यूटेशन हो जाए अचानक से कुछ ऐसा और वो जीन जो है वो सक्रिय हो जाए और कैंसर कॉज करें, उनको बेटा हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। ठीक है, ऑन्को मतलब कैंसर, जीन मतलब आपको पता ही है ऐसे जीन जो कैंसर कॉज करते हैं, प्रोटो मतलब जो अभी निष्क्रिय अवस्था में है। ठीक है, तो इनमें उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को बढ़ा देती है, बिल्कुल बढ़ा सकती है। ठीक है, वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो वो क्या करेंगे, कैंसरस हो जाएंगे और उसमें बार बार सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। और यही तो होता है कैंसर में, कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है अनियंत्रित रूप से अब बिना वजह। ठीक है, उत्परिवर्तन टीलोमरेज संदमन को नष्ट कर देता है। ये सब बेटा आप लोगों ने बेटा यहाँ पे पढ़ा होगा, ये जेनेटिक्स में आपको टीलोमरेज वगैरह का फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन क्या करता है, ये टीलोमरेज संदमन को नष्ट कर देता है। टीलोमरेज रुकेगा ही नहीं तो क्या होता रहेगा, आपका बार बार सेल डिवीजन होता रहेगा। बिल्कुल सही है। ये कोशिका नियमन को निष्क्रिय कर देता है, बिल्कुल सही बात है। कोशिकाओं का नियमन नहीं होगा तो बिना मतलब के, है ना, ग्रोथ करती, डिवाइड करती ही रहेंगी। सामान्य कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है, सामान्य कोशिकाएं सिर्फ उतना ही डिवाइड करती है जितने की जरूरत है। उत्परिवर्तन टीलोमरेज निर्माण को संदमित करता है, तो बेटा ये निर्माण को संदमित नहीं करता है, ये टीलोमरेज संदमन को नष्ट कर देता है। टीलोमरेज का संदमन नहीं हो पाता, बनते तो खूब है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4, जो सही नहीं है। नेक्स्ट, एड्स उत्पन्न करने वाले एचआईवी के संदर्भ में सत्य कथन है। एचआईवी के लिए सत्य कथन, एचआईवी अनावृत रेट्रोवायरस, अच्छा वो वाला क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका एचआईवी है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एनवेलप होता है, ये एक बाहर आवरण होता है और अंदर बेटा इसमें ना 2 आरएनए होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, एसएस आरएनए। और इन आरएनए को डीएनए बनाने वाले 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, आरएनए से डीएनए। तो यहाँ पे आरएनए क्योंकि है ना इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो उस आरएनए से डीएनए बनाने के लिए इसमें 2 आरएनए के साथ साथ ये दोनों एक जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए इसमें 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो एचआईवी मिट नहीं सकता परंतु उपार्जित तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र नष्ट कर देता है, बस कुछ भी। नेक्स्ट, एचआईवी एक आवरण युक्त वायरस है, बिल्कुल सही है, जिसमें एक अणु सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एवं एक अणु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नहीं एक नहीं होता है बेटा, इसमें 2 अणु होते हैं। तो आवरण युक्त वायरस है जिसमें 2 समरूप अणु सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के और 2 अणु रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही है, उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से रोग के युग्म बैक्टीरिया से होते हैं। तो टिटनेस बेटा आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होगा, मम्स आपका वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस से। ठीक है, हर्पीज आपका हर्पीज जोस्टर वायरस से हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है, फ्लू। ठीक है, कॉलेरा आपका क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया से होता है, टिटनेस आपका सॉरी कॉलेरा आपका विब्रियो कॉलेरी, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी विब्रियो कॉलेरी से होता है, जो कि आपका एक कॉलेरी बैक्टीरिया है। और टिटनेस आपका बेटा क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, स्मॉल पॉक्स आपका वायरस से होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका इसमें 3। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, स्तंभ 1 में दिए गए यौन संचारित रोगों को उनके रोग कारकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलो भैया कर लेते हैं। सुजाक, इसको बेटा हम बोलते हैं गोनोरिया, गोनोरिया। ठीक है, जो कि निसेरिया गोनोरी से होता है, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। लो आंसर आ गया 4। सिफिलिस ट्रेपोनेमास पैलिडम से होता है, तो बी का हो जाएगा 3, बी का है 3, आ गया आंसर हमारा। जेनाइटल वॉट्स जनन मस्से, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, सी का हो जाएगा 4। ठीक है, और एड्स आपका एचआईवी से होता है, तो डी का हो जाएगा 1। उत्तर हो गया आपका इसका 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, ऊतक या अंगों का प्रतिरोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृत के कारण असफल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन इकलौता ऐसा ट्रांसप्लांटेशन है, कॉर्निया प्रत्यारोपण। ठीक है, कॉर्निया कहाँ होता है, आपके नेत्र में होता है। तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण बेटा एक ऐसा प्रत्यारोपण है जिसका अस्वीकृति होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ही कम, ना के बराबर। और उसका कारण है बेटा, इसमें अस्वीकृति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बेटा इसमें रक्त वाहिनियां, यानी ये एवैस्कुलर होता है ना, एवैस्कुलर मतलब यहाँ पे रक्त वाहिनियां नहीं जाती, रक्त वाहिनियां इसमें नहीं जाती। अब आप कहेंगे मैडम अगर इसमें रक्त वाहिनियां नहीं जाती तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है बेटा, कॉर्निया ऑक्सीजन लेता है आपके एटमॉस्फेयर से, वातावरण से।
ठीक है। तो असफल हो जाता है। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षा बेटा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि आपके टी लिम्फोसाइट्स देते हैं कोशिका माध्यस्थ, ठीक है। ह्यूमरल नहीं है, हार्मोनल नहीं होता है, इट्स ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमोरल। फिर कार्यकी नहीं है, स्वप्रतिरक्षा नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बेटा। माल्ट मानव शरीर में लसिका ऊतक का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो बेटा माल्ट क्या होता है, इट इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, ये आपका बेटा श्लेष्मा से लगा हुआ लसिकाभ ऊतक होता है। आपके पूरे शरीर में जितने भी मतलब खाली गुहाएं हैं, ठीक है, जैसे हम बात कर लें आपके आहार नाल की, तो आहार नाल में सबसे अंदर म्यूकोजा है, ठीक है, आहार नाल का औतिकी याद करो, सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा म्यूकोजा। तो बेटा जो श्लेष्मा परत है आहार नाल की, उस श्लेष्मा परत में आपके पूरे लिम्फोइड ऊतक या लसिकाभ ऊतक पाया जाता है। फिर आपके बाकी अंग ले लेंगे, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका पूरा श्वसन जो भाग है, उसमें भी सबसे आंतरिक परत म्यूकोजा की होती है, ठीक है। तो ये बेटा जो म्यूकोजा है, इस पूरी म्यूकोजा में लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, और ये 50% पार्ट बनाता है आपके पूरे लिम्फोइड टिश्यू का, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में जितना भी लसिकाभ ऊतक है, उस पूरे लसिकाभ ऊतक में 50% तो केवल और केवल आपका माल्ट है, ठीक है। नीट 2017 का क्वेश्चन, ये बेटा आपके 19 में भी आया था, 50%, ठीक है। 40 बोल रही हूँ मैं, 4। नेक्स्ट हो गया बेटा आपका स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो बेटा स्मैक, जिसको कि हम हेरोइन भी बोलते हैं, स्मैक को हम हेरोइन भी बोलते हैं, ये आपके पॉपी प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। पॉपी प्लांट, कौन सा पॉपी प्लांट है आपका, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम है ना। और ये उसके बेटा लेटेक्स से मिलता है आपको, किससे मिलता है, लेटेक्स। अब लेटेक्स क्या होता है बेटा, लेटेक्स होता है जो आपका जो मिल्क वाइट सिक्रीशन होता है प्लांट्स की लीव्स से, है ना, उसको हम बोलते हैं लेटेक्स। तो ये आपको लेटेक्स से मिलता है, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सेकंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग नहीं है। स्व प्रतिरक्षा मैंने आपको बताया था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून मतलब जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑटो इम्यून नहीं है, सोरियासिस है, आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स बेटा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका 3। विटिलिगो भी है, इसमें चक्कर आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस रोग में मच्छर द्वारा संचरित रोगाणु के कारण लसिका वाहिनियों में चिरकाली शोथ उत्पन्न होता है, तो लसिका वाहिनियों को बेटा कौन सा रोग आपका प्रभावित करता है, आपका एलिफेंटाइसिस, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, या फाइलेरियासिस, ठीक है। तो एलिफेंटाइसिस, इसको बेटा हम फाइलेरियासिस भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस, ठीक है। और क्या बोला, मच्छर के कारण ना, तो कौन सा मच्छर बेटा इसको इसका संचरण करता है, तो इसका संचरण करते हैं आपके फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, जो कि इसमें वेक्टर है ना। और ये आपकी लसिका वाहिनियों को प्रभावित करते हैं, एस्केरियासिस, रिंगवर्म नहीं है, अमीबियासिस नहीं है, उत्तर हो जाएगा आपका एक। नेक्स्ट आ जाओ, निम्न में कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी, अच्छा वृक्क को नकारे जाने के लिए अलग अलग शब्द है ना, वृक्क यानी कि किडनी को नकार, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, देख रहे हो, तीसरी या चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2012 से 19 के बीच में। तो ये आपका बेटा कोशिका माध्यस्थ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि आपका टी लिम्फोसाइट्स द्वारा मिलता है आपको। नेक्स्ट हो गया आपका, निम्न में से उस सही युग्म को चुनिए, सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण के, तो भैया टाइफाइड का ज्वर का कारक कौन है बेटा, इसका बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है आपका, सैल्मोनेला टाइफी है। इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि इसके आंसर तो कुछ और हो ही नहीं सकते। और इसका परीक्षण कौन करता है बेटा, आपका विडाल टेस्ट, ठीक है। एक ही टेस्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एड्स का तो एलाइजा है, कैंसर में हम एमआरआई कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम, सीटी स्कैन कर सकते हैं हम, रेडियोग्राफी कर सकते हैं, कैंसर के अलग हो गए, ठीक है। तो इसका सैल्मोनेला टाइफी एंथ्रॉन परीक्षण नहीं है, सैल्मोनेला टाइफी विडाल परीक्षण, ठीक है। उत्तर हो जाएगा आपका 2, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नहीं, तो उत्तर हो गया 2। नेक्स्ट है बेटा आपके कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी, ठीक है अभी तो है।
नेक्स्ट है आपका हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है। तो बेटा हमने पहले ही बताया था, हेरोइन स्मैक, ये बेटा आपका मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन हम करते हैं, ठीक है, मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से। इसमें बेटा डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं आपके ड्रग्स वाले सेक्शन में। तो मॉर्फिन का ग्लाइकोसीकरण करते हैं, नहीं, नाइट्रीकरण करते हैं, मिथाइलीकरण करते हैं, एस्टाइलीकरण करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट, दुग्ध स्रावन के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होता है IgA, ठीक है, पहले भी बता दिया। IgG बेटा और IgA ये प्राकृतिक निष्क्रिय प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जो कि IgG भ्रूणीय विकास के दौरान माता से बच्चे में गर्भ की जो भी अपरा को पार करके आ जाता है, और IgA कोलेस्ट्रम से बच्चे को दुग्ध जब मतलब दिया जाता है फीडिंग के दौरान मिलता है ना, तो इम्यूनोग्लोबुलिन A, उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ, ठीक है, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सॉरी सैल्मोनेला टाइफी, A का 3, लो भैया उत्तर आ चुका है हमारा। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, B का 4, ठीक है। फाइलेरियासिस आपका हो गया वूचरेरिया, बेनक्रॉफ्टी वूचरेरिया मलाय, C का हो जाएगा 1। और मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम एक और है मलेरी, है ना, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होने वाला जो होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया है, जानलेवा हो सकता है वो, ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट बेटा आपका प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है वो है बेटा स्पोरोजोइट, है ना, तो वो हो गई बेटा जीवाणुज, इसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट, ठीक है। और ये कहाँ होती है, ये मादा एनाफिलिस मच्छर की, एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका इसका 1। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए, गलत कौन सा है। जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सही बात है ना, जब आपने पहले से ही, जब आपके शरीर ने कोई मेहनत नहीं की प्रतिरक्षी बनाने में, तो उसको हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं ना। एक्टिव इम्यूनिटी में, सक्रिय प्रतिरक्षा में आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षी बनाता है, ठीक है, सही है। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, नहीं बेटा जल्दी तो नहीं होती है, इसको टाइम लगता है, तो यही गलत हो गया आपका। भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आते हैं, निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा में आते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, निष्क्रिय और वो कौन कौन से हैं, IgA है और IgG है, ठीक है, ये भी सही है। जब परपोषी का शरीर जीवित या मृत प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय में हमारा इम्यून सिस्टम खुद बनाता है एंटीबॉडीज, निष्क्रिय में हम बने बनाए एंटीबॉडीज उनकी बॉडी में डाल करके देते हैं, ठीक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। सेकंड की जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा उसको टाइम लगता है, पहले वो एंटीजन को पहचानती है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, फिर वो जाकर के उन एंटीजन्स को मारती है, तब जाकर के आपको वो ठीक करती है रोग से, है ना, तो एक्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है। पैसिव इम्यूनिटी में हम बने बनाए एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल रहे हैं, वो जाएंगे सीधा एंटीजन को पहचानेंगे और काम करेंगे। तो निष्क्रिय इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा जो है वो बेटा जल्दी काम करती है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट बेटा चलो फिर से मिला लो, फाइलेरियासिस, वूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वूचरेरिया मलाई, A का 3, ठीक है, आंसर आ गया, एक ही से आ जाता है। अमीबिता, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, B का 4, ठीक है। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, C का 1, ठीक है। और रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, D का 2, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, भैया पढ़ लेते हैं। स्व प्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें भारी नहीं है, शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है, बिल्कुल सही बात है ना। स्व प्रतिरक्षा विकार में ऑटो इम्यून जो डिजीजेज होती हैं उसमें आपकी बॉडी अपनी कोशिकाओं को बाहरी समझती है कि ये तो बाहर वाले हैं, है ना, और उनको मारना शुरू कर देती है, ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। आमवती संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता, गलत बेटा, ये जो आपका अर्थराइटिस है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है,
ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो अपनी कोशिकाओं को मारेगा ना, नहीं मारेगा, मारेगा। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, दोनों गलत है, नहीं। एक सही है, दूसरा गलत है, बिल्कुल। कथन एक गलत है, नहीं तो दोनों ठीक है। तो उत्तर हो गया ना आपका 2, पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करो। उपार्जित मतलब एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड एक्टिव पैसिव जो होती हैं, गलत कथन चुनना है, ठीक है। उसी रोगजनक से दोबारा सामना होने पर पूर्ववस्तीय अनुक्रिया होती है। पूर्ववस्तीय आएगी सेकेंडरी या एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्सेस को हम बोलते हैं। उसी रोगजनक, गलत कथन चुनना है ना आपको। उसी रोगजनक से दोबारा सामना होने पर जो एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स है, एनेमनेस्टिक नेस्टिक, जिसको कि हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोल देते हैं, ठीक है, ये आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज हैं, होती है, बिल्कुल सही बात है ना। सेम अगर आपका पैथोजन आएगा तो उसके लिए एनेमनेस्टिक या सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स पहली मुठभेड़ की स्मृति, ये भगवान क्या किया है, ये स्मृति के कारण होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है वो पहले रिस्पांस में जो आपके एंटीबॉडीज बने थे, उस टाइम जो एंटीबॉडीज बने थे उन्होंने उनको मार दिया था एंटीजेंस को। कुछ एंटीबॉडीज ना बैठ गए थे मेमोरी सेल्स के रूप में, मेमोरी मतलब स्मृति कोशिकाओं के रूप में, कि अगली बार अगर ये सेम एंटीजन आएगा तो हम इसको पहले ही पहचान के इसको मार देंगे, है ना, बिल्कुल सही है। तो स्मृति के कारण होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित अविशिष्ट प्रकार की रक्षा नहीं बेटा, वो आपकी सहज प्रतिरक्षा है, जिसको हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं ना, जो कि जन्म के समय से उपस्थित होती है और अविशिष्ट प्रकार की होती है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है बेटा, ये आपकी विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है, जिस प्रतिजन के विपरीत बनी है उसी को ही मारेगी, ठीक है। तो यही गलत हो गया आपका। तो जब हमारे शरीर का, भारी क्या लिखा हुआ है, शरीर का पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तब प्राथमिक अनुक्रिया उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका तीसरा जो हो गया बेटा ये गलत हो गया। तो ये बेटा आपके क्वेश्चंस थे जो 2012 के भी मैंने इसलिए करा दिए क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी होते तो वो मैं नहीं कराती हूँ। ऑल्दो आपका बीच में एक क्वेश्चन आया था वो कैंसर वाला, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था, टीलोमरेज एंड ऑल, पर मुझे लगता है वो उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि जेनेटिक्स में तो आप ये सब पढ़ते ही हो ना कि टीलोमरेज क्या करता है, ठीक है। तो ये थे बेटा क्वेश्चन आपके PYQs। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है, बुक बस आप ये ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वाली ही होनी चाहिए। रैंडमली कोई भी बुक मत उठा लो जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, फिर आपको मैडम हमारा नहीं बन रहा है ना। एनसीईआरटी बेस्ड बुक के जो क्वेश्चंस हैं आप वो ही बेटा प्रैक्टिस करिए इस टाइम पर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिए, बहुत काम आते हैं। देखा ना कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ कुछ। सो ध्यान रखिएगा अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आप स्वयं प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।